जय हिंद साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता ही होगा कि इस चैनल पर क्लास 7 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो था 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी कहे तो 18वीं शताब्दी के दौरान जब मुगलों का अंत हुआ था तो नए नए राजनीतिक समूह उभर कर आए थे, उसका गठन हुआ था। तो इसके बारे में इस चैप्टर में पिछले वीडियो में जाने थे। तो ये जो चैप्टर है वह क्लास 7 के NCERT हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, यानी क्या तो लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। अब अगले दिन से हम क्लास 8 के हिस्ट्री को देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो की ओर चलते हैं, पिछले वीडियो के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे 18वीं शताब्दी में विभिन्न जो राजनीतिक समूह उभर कर आए थे, उसमें आए थे राजपूत, आए थे हैदराबाद, आए थे अवध, आए थे बंगाल, आए थे, उसके बाद कहे तो सिख आए थे और मराठा आए थे, जाट आए थे और भी विभिन्न जो साम्राज्य उभर कर आए थे जब मुगलों का अंत हुआ था। तो जैसा कि आपको बता दे, ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें हमको जानना क्या है इसके बारे में। तो इसमें जानना है मुख्यतः हमको 1707, यानी क्या तो 1707 जो मुगल साम्राज्य के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो औरंगजेब थे, यानी क्या तो औरंगजेब, इनके मृत्यु के पश्चात अब मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। तो इससे लेकर हमको जानना है 1761, यानी क्या तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी उसके बीचों में जो घटनाएं हुए थे, जो शक्तिशाली राजवंश जो उभर कर आए थे, इसके बारे में हमको इसमें मुख्यतः जानना है। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पानीपत के जो लड़ाइयां है, 3 मुख्यतः लड़ाइयां हुई थी और इनके बारे में बारी बारी से आपको बताए थे, तो उसके बारे में नहीं जानना है। उसके बाद हम जाने थे जो मुगलों के परवर्ती जो संकट आए थे मुगल साम्राज्य पर, उसके बारे में, यानी क्या तो जो जब ये औरंगजेब की मृत्यु से पूर्व की बात करेंगे तो औरंगजेब जो थे वह युद्ध किए थे, यानी क्या तो दक्कन में इन्होंने बहुत लंबे समय तक युद्ध किए थे, जिससे इनकी सैन्य शक्ति कमजोर हो गई थी, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जिससे मुगल साम्राज्य की शक्तियां कमजोर होने लगी थी। उसके बाद आपको बताए थे औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आया था, यानी मुगल साम्राज्य पर शासन करने वाले जो शासक आए थे, शाह रंगीला, यानी क्या तो शाह रंगीला, इनके समय में भी मुगल साम्राज्य आर्थिक स्थिति से कमजोर था, यानी क्या तो यहाँ पूंजी था, यानी अर्जित जो पूंजी था वो खत्म हो चुके थे, सैन्य शक्ति कमजोर हो गई थी, यहाँ के जो सैनिक थे वो अब खत्म हो चुके थे, जिससे मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। और मुगल साम्राज्य के जो अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्र होते थे और जो उस क्षेत्र के जो मनसबदार होते थे, जो कर वसूल के मुगल साम्राज्य के जो शासक को देते थे, अब वो सब देना बंद कर चुके थे, जिससे और भी इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और मनसबदारों जो थे वो अपने अपने क्षेत्र को अब स्वतंत्र रूप से चलाने लगे, यानी क्या तो अब स्वतंत्र रूप से राज्य की स्थापना करने लगे थे। तो इसके बारे में भी आपको बताए थे, जिसमें आपको बताए थे राजपूत वंश, उसके बाद बताए थे आपको सिख वंश के बारे में। तो राजपूत वंश के बारे में बताए थे, जिसमें बताए थे राजपूत जो शब्द होता है वह शब्द होता है राजाओं के पुत्र से उभर कर आया है, और ये जो राजपूत है वह वर्तमान में बात करेंगे तो राजस्थान में स्थित है, और राजपूतों के जो समूह होता है उसे हम राजपुताना के नाम से जानते हैं, यानी क्या तो राजपुताना के नाम से जानते हैं। और इनका क्या काम था, यानी क्या तो राजपूत का काम था युद्धों को लड़ना और अपने क्षेत्र को विस्तार करना, तो इसको भी याद रखेगा। उसके बाद हम सिख वंश धर्म के बारे में जाने थे, यानी सिख जो धर्म के जो अंतर्गत जो गुरु आते थे, यानी सिख धर्म के जो गुरु आते थे, इनके बारे में जाने थे, जिसमें हम जाने थे सिख धर्म के जो संस्थापक की बात करेंगे तो वो गुरु नानक देव थे।
तो इसको याद रखिएगा। ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे और सिख धर्म के प्रथम गुरु भी माने जाते थे। और सिख धर्म के जो अनुयायी थे, यानी कहे तो उन जो गुरु थे, उनका काम में क्या था? तो उनका काम था समाज में भाईचारे की भावनाएं को रखना, भिन्नता यानी जो भेदभाव समाज में जो मध्यकालीन में जो उभर कर आए थे उनको खत्म करना, ये सब इनका काम था। तो इसके बारे में हम जान चुके थे। उसके बाद जाने थे सिख धर्म के जो अंतर्गत, यानी कहे तो सिख धर्म के अंतर्गत 10 गुरु आते थे, जिसमें अब अंतिम गुरु की बात करेंगे। यानी प्रथम गुरु तो आपको बताया ही है, जो वो गुरु नानक देव थे। उसका सबसे अंतिम गुरु की बात करेंगे तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनका जन्म ये बिहार में ही हुआ था और पटना में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। यानी कहे तो पटना में हुआ था। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने 1699 में, यानी कहे तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था, तो इसको याद रखिएगा। यानी कहे तो अगर आपसे पूछा जाए खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने राखी व्यवस्था भी चालू किए थे। यानी क्या, तो ये जो अपने धर्म का जब प्रचार किए थे तो उस समय इन्होंने राखी व्यवस्था चलाए थे। यानी क्या, तो राखी व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो ये व्यवस्था की बात करेंगे तो ये किसानों पर लागू किया गया था। यानी क्यों लागू किया गया था, तो जैसा कि आपको बताए थे, प्राचीन काल हो गया, मध्य काल हो गया, तो इस समय समाज में ज्यादा गतिविधियां नहीं थी। जो समाज के जो लोग होते थे वो अधिकतर कृषि पर निर्भर रहते थे। तो वहाँ के जो शासक होते थे, जो संत होते थे, वो सब अब कृषि पर ही कर लेते थे और व्यापार पर कर लेते थे। तो इसमें इन्होंने, यानी क्या, तो गुरु गोविंद सिंह ने ये राखी व्यवस्था जो थी, ये व्यवस्था थी कृषकों पर। और इन्होंने बताया कि उपज का, यानी क्या, तो उपज का, यानी क्या, तो जो किसान होंगे उनके खेत में जो जितना भी उपज होगा उसका 20% जो हिस्सा होगा वो कर के रूप में देंगे। तो इसको याद रखेगा। यानी क्या, तो 20% हिस्सा कर के रूप में देंगे। और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह द्वारा ये व्यवस्था बताया गया था। और ये 20% व्यवस्था के बदले, यानी कर के बदले, इन्होंने सिखों के जो सैनिक, जो सिख जो धर्म के जो सैनिक होते थे, जो संत होते थे, वो किसानों को सेवा प्रदान करेगी, यानी सैनिक सेवा प्रदान करेगी। तो इसको याद रखेगा। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो चलिए अब हम आज के वीडियो की ओर चलते हैं। अब आज के वीडियो में क्या क्या जानना है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है उसमें हम जानेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। यानी क्या, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक के बारे में जानेंगे। इसका साम्राज्य, इसका स्थापना कब हुआ था इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो है यह जानेंगे जाट साम्राज्य के बारे में। यानी क्या, तो जाट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे जाट कौन होते थे, यानी जाट कौन होते थे इसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे जाट शक्ति का उदय। यानी क्या, तो अब जाट जो है वह समाज में अब शक्तियों का उदय करने लगे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जाट के प्रमुख नेताओं के बारे में जानेंगे। यानी क्या, तो इस जो जाट समुदाय होते थे इसके अंतर्गत प्रमुख नेताएं होते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। यानी क्या, तो मराठा साम्राज्य, तो ये जो मराठा साम्राज्य है इसके हम संस्थापक की बात करेंगे। यानी क्या, तो इसके संस्थापक की, तो इसका संस्थापक था, ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज।
तो इसको याद रखेगा। और इन्होंने यानी क्या तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो मुगलों से युद्ध किए थे और बीजापुर के जो शासक होते थे उनसे युद्ध करके और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। जो स्वतंत्र राज था ये मराठा साम्राज्य, तो इसको याद रखेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए जो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक शिवाजी महाराज थे वो किनसे युद्ध करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे, तो वो मुगलों के सम्राट से, उसके बाद बीजापुर के जो शासक होते थे उनसे युद्ध करके इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। अब हम इसके स्थापना के काल को जानेंगे, यानी क्या तो इसका स्थापना मुख्यतः 17वीं शताब्दी के औपचारिक शुरुआत से हुई थी। यानी क्या तो 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखेगा। और हम जानते हैं अब जो छत्रपति जो शिवाजी महाराज जो थे इनको शिवाजी की उपाधि कहाँ पर मिली थी इसके बारे में, तो इनको 1674 ईस्वी में, यानी कह तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किला में, यानी कह तो रायगढ़ के किला में राज्य अभिषेक के दौरान इनको छत्रपति की उपाधि मिली थी। यानी आपसे पूछा जाए इनको छत्रपति की उपाधि कब मिली थी, यानी महाराज जो शिवाजी थे उनको छत्रपति की उपाधि कब मिली थी, तो वो 1674 ईस्वी में, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद इन्होंने जो यानी कहे तो जो छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे इन्होंने राजधानी रायगढ़ बनाया, यानी कहे तो मराठा की राजधानी रायगढ़ बनाया, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम आगे जानेंगे, यानी ये जो मराठा साम्राज्य के जो शासक होते थे इन्होंने विभिन्न व्यवस्थाएं समाज में लाए, जिसमें हम बात करेंगे इन्होंने कर की, यानी कहे तो ये 2 प्रकार के कर को लाए थे, यानी कहे तो 2 प्रकार के कर। तो एक कर था चौथ और एक कर था सरदेशमुखी। तो हम दोनों कर के बारे में जानते हैं। ये कर क्या था, जो चौथ कर था वो क्या था, और सरदेशमुखी जो कर था वो कौन सा कर था। तो ये जो चौथ कर था वो अलग राज्य के शासकों द्वारा मतलब दिया जाता था, यानी क्या तो जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य आते थे उनसे ये कर नहीं लिया जाता था, और ये दूसरे राज्य के ये लोगों से ये कर लिया जाता था, यानी चौथ कर लिया जाता था, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम ये सरदेशमुखी कर की बात करेंगे। तो ये जो कर है वह किसानों से लिया जाता था, यानी क्या तो भूमि के लिए लिया जाने वाला कर को हम सरदेशमुखी कर कहते हैं, तो इसको याद रखेगा। और इस कर के बदले में मराठाओं जो थे वो लोगों को मराठा ये सैनिक सेवा प्रदान करती थी, यानी क्या तो रक्षा करती थी, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम जानेंगे मराठा साम्राज्य जो थे वो युद्ध भी लड़े थे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो 1761 में मराठा साम्राज्य द्वारा ये यानी क्या तो ये जो मराठाओं के जो सैनिक होते थे उनके द्वारा 1761 में अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच युद्ध हुए थे, जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये जो अहमद शाह जो अब्दावली थे ये अफगानी शासक थे, यानी क्या तो अफगान के शासक थे। तो इस युद्ध में यानी क्या तो पानीपत के तृतीय युद्ध में ये अहमद शाह अब्दावली की जीत हुई थी और मराठाओं की हार हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे जानेंगे जो अगले जो समुदाय है इसके बारे में, जो है जाट जो साम्राज्य, इसके बारे में जानते हैं। तो जाट कौन थे इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो मध्यकाल के जो कृषक होते थे ये जाट समुदाय के अंतर्गत आते थे, यानी क्या तो मध्यकाल के कृषक।
मध्यकाल के जो कृषक होते थे वो जाट समुदाय के अंतर्गत आते थे और इनका क्या काम था, ये जो थे वो पहले कृषि करते थे, उसके बाद ये युद्ध लड़ने में भी निपुण मतलब पूर्ण थे, यानी ये कृषि ही नहीं करते थे, ये युद्ध भी करते थे, तो इसको भी याद रखिएगा, युद्ध भी करते थे। और इनके हम क्षेत्र की बात करेंगे, यानी क्या है तो मराठा ये जाट साम्राज्य के क्षेत्र की बात करेंगे, तो ये जो इनका क्षेत्र था वो था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यानी क्या तो इनका क्षेत्र जो था वह राजस्थान था, हरियाणा था, उसके बाद पंजाब था, और पश्चिम के जो उत्तर प्रदेश थे इनके क्षेत्र जाट साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं जाट के शक्तियों का उदय के बारे में, यानी क्या तो अब इसके शक्तियों के बारे में जानेंगे, इसका शक्ति का उदय कैसे हुआ था। तो जाट जो साम्राज्य के जो शासक होते थे उन्होंने 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुगलों से युद्ध करके इनका शक्ति मतलब बढ़ा, कैसे बढ़ा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको बता दिए थे जब ये औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद ये मुगल साम्राज्य जो है उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता था, वो कमजोर होने लगे थे, वो कमजोर आर्थिक रूप से हो गए थे, सैन्य शक्ति के रूप में हो गए थे, तो इनको जाट से जो साम्राज्य के जो शासक होते थे उनके द्वारा मतलब हरा दिया गया था, यानी विभिन्न युद्ध करके अब इन्होंने यानी मुगलों के जो क्षेत्र में जाट अपना साम्राज्य की स्थापना कर लेता है, तो इस तरह से इनका शक्तियों का उदय होता है। और ये जो जाट समुदाय के जो लोग होते थे वो मुगलों को हराकर और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं, यानी क्या तो राज्य का विस्तार कर लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा, विस्तार कर लेते हैं। तो अब हम आगे जानेंगे, अब जाट प्रमुख जाट नेताओं के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से नेताएं आए थे, यानी जाट के अंतर्गत कौन कौन से नेताएं आए थे। तो पहले नेता की बात करेंगे तो वो थे गोकुला, ये जो थे वह जाट साम्राज्य जो समुदाय के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे, और इन्होंने भी उत्तर भारत में जो विस्तार किए थे, यानी भूमि का जो विस्तार किए थे ये इन्होंने ही किया था, यानी गोकुला द्वारा ही किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से कर वसूलना चालू किए थे, जिससे इनकी जो जाट समुदाय है उसकी वो अच्छी तरह से चल सके। उसके बाद इनके बाद एक और शासक आए थे, वो थे राम राज जाट, तो इन्होंने भी विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार किया था, जिससे इनकी जाट साम्राज्य की जो क्षेत्रीय विस्तार हो वो हो सके, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, तो धन्यवाद।